हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज हमारा ये बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में एक टॉपिक जिसका नाम है कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मतलब मानव द्वारा कराया गया परागण। मानव अपनी इच्छा अनुसार जब किसी पौधे में परागण कराया करता है, मानव अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, किसी पौधे में परागण करता है तो वह अपनी इच्छा अनुसार ही अच्छे बीज वाले पौधे, अच्छे पुष्प वाले पौधे, अच्छी क्वालिटी के पौधे, अच्छी प्रजाति के पौधे उगा सकता है, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। तो इसको हम कहते हैं कृत्रिम परागण। देखो परिभाषा भी लिखी है, किसी पुष्प के परागकणों को इच्छा अनुसार किसी दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंचाना कृत्रिम परागण कहलाता है। अपनी इच्छा अनुसार हम किसी एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के जिस पर हम पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हमें नई प्रजाति चाहिए, उस पर पहुंचा रहे हैं, तो यह क्रिया कहलाएगी कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण 3 चरणों में पूर्ण होता है। कृत्रिम परागण कितने चरणों में पूर्ण होता है? 3। कृत्रिम परागण 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण नंबर 1 क्या है? चरण 1, इसे हम पढ़ेंगे। पहले चरण में हम क्या कार्य करते हैं? पहले चरण में हमें ऐसे 2 पौधों को चुनना होगा जिससे हमें कृत्रिम परागण करना है। पहले हम पौधों का चयन करते हैं, फिर उसके बाद एक पौधे के किसी पुष्प के हम पराग कोषों को क्या कर देते हैं? काट कर निकाल देते हैं। और पहले ही चरण में हम पराग कोष को निकालने के बाद उस पौधे को हम क्या करेंगे? उस पौधे को हम एक थैली से ढक देते हैं। देखो हमें पहले चरण में करना क्या है? मान लो हमारे पास एक ये पुष्प है, ये एक पुष्प है और एक दूसरा पुष्प ये है। एक दूसरा पुष्प हम यहाँ बना देते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे क्यों बना रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं। एक पुष्प मान लो हमने आपको समझाने के लिए ये बना दिया है और एक पुष्प ये है। आप पिछली वीडियो में से पुष्प के भाग पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ाई करना, आपको सब समझ में आने लगेगा। तो इन्हें कहते हैं क्या कहते हैं? पुंकेसर, उन्हें कहते हैं स्त्रीकेसर। तो हमें इस पुष्प का परागण जो है इस पुष्प से कराना है, इसी से नहीं कराना, उससे कराना है, ठीक है। उसके पुंकेसर के में जो पराग कण है वो यहाँ पर लाने हैं, हमें यहाँ पर लाने हैं। इस पुष्प में जो पराग कण है वो कहाँ लाने हैं? यहाँ पर। तो आप क्या काम करेंगे? ये मनुष्य द्वारा कार्य किया जाएगा, तो इसको बोलेंगे कृत्रिम परागण। तो हाँ, आप क्या काम करेंगे? पहले चरण में सबसे पहले आपने 2 पुष्पों का चयन किया और 2 पुष्पों का चयन करने के बाद आप पहले इसमें कैंची से इन पुंकेसरों को काट देंगे। कैंची से क्यों काट देंगे? ताकि ये पुंकेसर अपने ही पुष्प में परागण ना कर लें, अपने ही पुष्प में परागकण को ना डाल दें। इसीलिए सबसे पहले चरण में हम इसको काटेंगे, फिर इसको हम एक थैली से ढक देंगे, पॉलीथीन से ढक देंगे। पहले चरण में ये 3 कार्य किए जाते हैं। पहले हम पुष्पों का चयन करेंगे, यानी पुष्पों का चयन कर लेंगे। उसके बाद पुष्प में से पराग कोषों को हम निकाल देंगे और निकालने के बाद उसको थैली से ढक देंगे। पुष्पों को चयन करने के बाद पराग कोषों को पुष्प से निकालना इमेस्कुलेशन कहलाता है बेटा। और थैली से ढकना क्या कहलाता है? बैगिंग, यानी बैग करना, बैगिंग कहलाता है। अभी लिखा देंगे हम आपको
तो चरण 1 आपने समझ लिया। अब मैं आपको लिख देता हूँ चरण 1 क्या है। ठीक है, चरण 1 में आप क्या काम करेंगे। देखो, पहले चरण में क्या कार्य किया जाएगा। सबसे पहले 2 उपयुक्त नर तथा मादा पौधों का चयन किया जाता है। तो मादा पौधे, फिर उसके बाद मादा पौधे की पुष्प कलिका को खोलकर उसमें से शिशु पराग कोषों को काटकर क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके परागकण उसी पुष्प में ना गिर जाएं। तथा बाद में उस पुष्प को थैले से ढक दिया जाता है, थैले से ढक दिया जाता है। ये पहला चरण है। इस पहले चरण में 2 बातें हुई हैं। एक तो पराग कोषों को काटकर निकाला गया है और एक दूसरी बात, पौधे उसी पुष्प को किसी थैले से ढक दिया गया है। तो आपको 2 बातें ये ध्यान रखना है, छोटी बात है, नोट में आपको ध्यान रखना है बेटा, कि किसी पुष्प से पराग कोषों को काटकर निकालना, पराग कोषों को काटकर निकालना क्या कहलाता है बेटा, इमेस्कुलेशन कहलाता है। इमेस्कुलेशन कहलाता है। इमेस्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन कहलाता है। किसी पुष्प के परागकोशों को काटकर निकालना क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन कहलाता है। तथा दूसरा नोट पॉइंट ये है कि पुष्प को थैले से ढकना, थैली से ढकना, थैला या थैली के कुछ भी कह सकते हैं आप, से ढकना बैगिंग कहलाता है। बैगिंग कहलाता है। बैगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बैगिंग कहते हैं जब हम किसी पुष्प को ढक देते हैं पॉलीथीन द्वारा। ठीक है, अब आया दूसरा चरण। दूसरे चरण में, चरण नंबर हो गया 2, क्या आप कार्य करेंगे चरण 2 में। आप चरण 2 में क्या कार्य करेंगे। तो चरण 2 में आप करेंगे कि देखो इधर, इच्छित पौधे से परागकण को एकत्र करके ढके पुष्प की थैली को हटाकर परागकणों को बुरुश द्वारा पुष्प के बढ़ती कागज पर झाड़ दिया जाता है। आपने जो पौधे को चुना है परागकण के लिए, उसके परागण के लिए उसके परागकण आप एकत्र करेंगे और जिस पौधे के पुष्प को आपने थैली से ढक रखा था वहां ले जाकर आप बुरुश से उसे झाड़ देंगे और पुनः थैली को ढक देंगे। पुनः थैली को ढक दिया जाता है तथा पुनः थैली को ढक दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि कोई और किसी प्रजाति के परागकण उस पुष्प पर आकर ना गिर जाएं। ठीक है, नहीं तो आप जैसा मन चाहा पुष्प से बीज चाहेंगे, प्रजाति चाहेंगे, वैसी नहीं आएगी। तो ये हो गया चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 में आप किसी पुष्प के, जो आपने नर वाला पुष्प आपने जो चयन किया था उसके परागकण लाएंगे और परागकण लाकर दूसरे मादा वाले पुष्प पर आप छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपके चरण नंबर 2 की बात हो गई। चरण 3 में हम परागण द्वारा बने बीजों या फलों को हम एकत्र कर लेंगे और एकत्र करके हम रख लेंगे और जो बीज हमें प्राप्त होंगे वो पूर्ण रूप से क्या होंगे, संकर बीज होंगे, यानी हाइब्रिड बीज होंगे। तीसरे चरण में हम उन्हें एकत्र कर लेते हैं। और देखो यहाँ पर लिखा है, परागण द्वारा बने फल तथा उनके बीजों को एकत्र कर लिया जाता है। तीसरे में हम उन्हें एकत्र कर लेते हैं। तीसरे चरण में ये बीज जो होते हैं पूर्ण रूप से संकर बीज होते हैं, यानी संकर का मतलब होता है हाइब्रिड मतलब ऐसे बीज जिनमें 2 लक्षण या 2 से अधिक लक्षण हो। ठीक है, या बनाया गया हो उन्हें 2 लक्षणों को मिलाकर, वो हाइब्रिड कहलाते हैं। ठीक है, आजकल तो मार्केट में सब हाइब्रिड ही है तथा इन्हें संकर ओज भी कहते हैं। संकर ओज भी कहा जाता है इस प्रकार से बनाए गए बीजों को।
तो ये था हमारा कृत्रिम परागण। क्या होता है? नर एवं मादा युग्मक, इंग्लिश में कहते हैं गैमीट्स के संलयन यानी मिलन को निषेचन कहे जाते हैं। नर गैमीट्स और मादा गैमीट्स जब आपस में संलयन करते हैं, मिलते हैं, तो उन दोनों की क्रिया जब संपन्न हो जाती है तो इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में निषेचन की क्रिया को खोजा था। स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में। अब निषेचन की क्रिया हमें पढ़नी है पुष्पों में, कि पुष्पों में जो निषेचन की क्रिया संपूर्ण होती है जिसके कारण भ्रूण बनता है और भ्रूण से बीज बनते हैं, वो कैसे होता है। तो पुष्पों में निषेचन की क्रिया हम पढ़ेंगे। पुष्पों में निषेचन की क्रिया कैसे पूर्ण होती है? पुष्पों में निषेचन की क्रिया, तो सबसे पहले पुष्पों में निषेचन की क्रिया के लिए क्या होता है बेटा? परागण होता है। परागण आपने पढ़ ही लिया है। उसके बाद परागण के बाद बढ़ती काग्र पर क्या होता है? पराग कणों का अंकुरण होता है। पराग कणों का अंकुरण होता है। बढ़ती काग्र पर पराग कणों का क्या होता है बेटा? अंकुरण होता है। निषेचन होने के लिए परागण होता है सबसे पहले पुष्पों में। परागण की परिभाषा हमने आपको पढ़ाई दी है। फिर बढ़ती काग्र पर पराग कणों का अंकुरण होता है। अंकुरण से क्या होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका का निर्माण होता है। परागण के बाद अंकुरण होता है और अंकुरण से पराग नलिका का निर्माण होता है। फिर उसके बाद पराग नलिका वृद्धि करती है। क्या होती है बेटा? पराग नलिका वृद्धि करती है। वृद्धि करने के बाद जब वो पराग नलिका वृद्धि कर लेगी, पराग नलिका क्या करेगी? वृद्धि। पराग नलिका, या तो आप पॉइंट बना के लिख लो, ऐसे नहीं, ऐसे पॉइंट में लिख लो, ऐसे। पराग नलिका वृद्धि करती है। पराग नलिका फिर वृद्धि करती है और उसके बाद क्या होता है? पराग नलिका वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद वह बीजांड में प्रवेश करती है। उसके बाद पराग नलिका बीजांड पहले अंडाशय में प्रवेश करेगी, लिख लो। पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करने के बाद, अंडाशय में प्रवेश करने के बाद बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में प्रवेश करती है। पहले अंडाशय में प्रवेश करती है, उसके बाद किस में प्रवेश करती है? बीजांड में। बीजांड में वह 3 भागों से प्रवेश कर सकती है। एक तो उसका भाग है बेटा, वह अंडद्वारी प्रवेश कर दें। वह 3 भागों से बीजांड में पराग नलिका, बीजांड में पराग नलिका 3 भाग, एक तो पराग नलिका एक तो किससे प्रवेश कर सकती है बेटा? अंडद्वार, निभाग और मध्य से प्रवेश करती है। ठीक है बेटा। पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करने के बाद बीजांड में प्रवेश करती है और बीजांड में पराग नलिका 3 भाग, यानी 3 भाग से अंडद्वार, निभाग या मध्य भाग से वो एक तो अंड भाग से प्रवेश कर ले, एक निभाग यानी ऊपर से प्रवेश कर ले, या मध्य बीच में से वो प्रवेश कर ले, तो ये भी क्या कहलाता है बेटा? ये पराग नलिका इसमें प्रवेश कर चुकी है और प्रवेश करने के बाद क्या करेगी?
प्रवेश करने के बाद वह भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। फिर भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है बेटा? भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो पहले किस में प्रवेश करेगी? पहले वो अंकुरण करेगी, परागण करेगी, परागण के बाद वर्तिकाग्र पर अंकुरण करेगी, फिर उसके बाद वृद्धि करेगी, वृद्धि के बाद वह परागनलिका अंडाशय में प्रवेश करेगी, अंडाशय के बाद बीजांड में प्रवेश करेगी और बीजांड में 3 भागों से कर सकती है, अंडद्वार, निभाग और मध्य भाग। उसके बाद वह भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। भ्रूण कोश में होने के बाद बेटा होता है संयुग्मन। क्या होता है? संयुग्मन। और संयुग्मन की क्रिया में क्या होता है? परागनलिका में से नर केंद्रक, 2 नर केंद्रक बाहर निकलते हैं। परागनलिका में से 2 नर केंद्रक बाहर निकलते हैं बेटा। परागनलिका में से 2 नर केंद्रक बाहर निकलते हैं। एक नर केंद्रक अंड केंद्रक से संयुग्मन करता है। एक नर केंद्रक तो अंड वाला केंद्रक जो होता है पुष्प का, उससे संयुग्मन करता है, तथा दूसरा नर केंद्रक जो होगा, जो परागनलिका में से निकला है, वह ध्रुवीय केंद्रक से संयुग्मन करता है। ठीक है बेटा, एक नर केंद्रक तो अंड केंद्रक से संयुग्मन करता है और द्विगणित केंद्रक बनाता है। ठीक है, एक नर केंद्रक जो अंड केंद्रक से संयुग्मन करता है वो द्विगणित बनाता है, और दूसरा नर केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक से संयुग्मन करेगा, वह बनाता है त्रिगुणित करता है। ठीक है बेटा, परागनलिका में से 2 नर केंद्रक बाहर निकलते हैं। एक नर केंद्रक अंड केंद्रक से संयुग्मन करता है तथा दूसरा नर केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक से संयुग्मन करता है। मान लो आपके पास बेटा ये कोई बीजांड है, ये मैंने आपको इस तरीके से बीजांड बना दिया है, और ये बीजांड है मानो इस तरीके से। एक तो यहाँ होते हैं 3 केंद्रक, 3 यहाँ होते हैं और 2 यहाँ होते हैं। ये हैं आपके ध्रुवीय केंद्रक हैं ये, और इसमें बीच वाला होता है ये अंड केंद्रक, और 2 आपको होते हैं, पहले बता दिया है, सहायक केंद्रक होते हैं। अब जो परागनलिका आती है वो यहाँ से आती है, यहाँ से। ठीक है, और कहाँ से प्रवेश कर रही है? वो नीचे से प्रवेश कर रही है बेटा। ठीक है, अंड द्वार से प्रवेश कर रही है यहाँ से, और 2 नर केंद्रक में से एक नर केंद्रक तो अंड केंद्रक से क्रिया करेगा और एक करेगा ध्रुवीय केंद्रक से। तो एक नर केंद्रक जो क्रिया करता है किससे? जो क्रिया करता है अंड केंद्रक से बेटा। एक नर केंद्रक जो क्रिया करता है अंड केंद्रक से, वो तो बनाता है 2n या द्विगुणित केंद्रक बनाता है। ठीक है, द्विगुणित केंद्रक बनाता है। और दूसरा नर केंद्रक करेगा किससे बेटा? ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया करेगा, ध्रुवीय
केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया करता है और बनाता है त्रिगुणित, त्रिगुणित 3n त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। ठीक है, एक नर केंद्रक अंड केंद्रक से क्रिया करता है, 2n द्विगुणित केंद्रक बनाता है, और दूसरा नर केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया करता है, त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, पुष्पों में निषेचन जो होता है वो आपको मैंने समझा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो की स्पीड अगर तेज करके देखना चाहते हैं तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, और आपको स्पीड ज़्यादा फास्ट लगे तो स्लो करके भी देख सकते हैं अपने अनुसार। और आप नोट्स बनाते चले बेटा, कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगला हम टॉपिक पढ़ाते हैं आपको द्विनिषेचन। ये था हमारा निषेचन, अब हम पढ़ाएंगे आपको द्विनिषेचन। अगला हमारा हेडिंग है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन किसे कहते हैं बेटा? इसे इंग्लिश में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सभी आवर्तबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। इस क्रिया की खोज सर्वप्रथम एम.जी. नावस्चीन तथा ग्रिग्नार्ड ने 1899 में लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में की थी। द्विनिषेचन क्रिया की खोज जो एम.जी. नावस्चीन और ग्रिग्नार्ड ने लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में की थी बेटा। अब होता क्या है द्विनिषेचन? दोनों नर केंद्रक में से होता क्या है? परिभाषा के अनुसार दोनों नर केंद्रक जो परागनलिका से आते हैं, जो निकल जाते हैं परागनलिका, दोनों नर केंद्रक में से एक नर केंद्रक अंडाशय के अंड केंद्रक से क्रिया करता है, अंड केंद्रक से क्रिया करके एक नर केंद्रक अंडाशय के अंड केंद्रक से क्रिया करके 2n द्विगुणित 2n यानी द्विगुणित, इसे बोलते हैं 2n द्विगुणित केंद्रक बनाता है, केंद्रक का निर्माण करता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है बेटा। इससे ही भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे क्या होगा बेटा? भ्रूण का निर्माण होता है। ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है बेटा। इस तरीके से दोनों नर केंद्रक में से एक नर केंद्रक अंडाशय के अंड केंद्रक से क्रिया करके 2n द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा नर केंद्रक अंडाशय के ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया करके, ध्रुवीय केंद्रक से संलयन करके, ऐसे लिख लो, ध्रुवीय केंद्रक से संलयन करके, ध्रुवीय केंद्रक से संलयन करके 3n इसे कहते हैं त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, इस क्रिया को द्विनिषेचन क्रिया कहते हैं। द्विनिषेचन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को द्विनिषेचन क्रिया कहते हैं।
ठीक है। तो दोनों नर केंद्रक में से एक नर केंद्रक अंडाशय के अंड केंद्रक से क्रिया करके 2n यानी द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, जिससे भ्रूण बनेगा, जिसमें भ्रूण से बीज बनेंगे, भ्रूण का निर्माण होता है। और दूसरा नर केंद्रक अंडाशय के ध्रुवीय केंद्रक से संलयन करके 3n त्रिगुणित यानी केंद्रक का निर्माण करता है, जिससे भ्रूणपोष यानी भ्रूण को पोषण देने वाला पोष बनता है। और इस क्रिया को ही क्या कहते हैं हम? द्विनिषेचन की क्रिया कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये टॉपिक जरूर आने के चांस रहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये लिख लेना। निषेचन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। इसकी खोज जो करी थी वो स्ट्रॉसबर्गर ने करी थी, 1884 थी ना। और द्विनिषेचन की खोज हुई है किससे? कि एमजी नाविस्टीन और ग्रिग्नाइट के द्वारा 1899 में, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हम अगले टॉपिक में देखो द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का क्या महत्व होता है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अच्छे नोट्स बना लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। द्विनिषेचन के महत्व, बेटा द्विनिषेचन के क्या महत्व होते हैं ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। द्विनिषेचन के तो पहला महत्व है द्विनिषेचन की क्रिया से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। द्विनिषेचन की क्रिया से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक है। भ्रूणपोष जो बनता है किससे बनता है? द्विनिषेचन से। द्विनिषेचन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष में अनेक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, अनेक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। भ्रूणपोष में अनेक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। भ्रूणपोष में अनेक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तो भ्रूणपोष का निर्माण होगा, त्रिसंयोजन होगा उसका निषेचन से, निषेचन की क्रिया से भ्रूणपोष का निर्माण होगा और इसमें अनेक पोषक पदार्थ पाए जाएंगे। और बेटा उसके बाद क्या होगा? एक वैज्ञानिक थे ब्रिंक तथा कूपर के अनुसार भ्रूणपोष में ब्रिंक तथा कूपर के अनुसार भ्रूणपोष में मात्र तथा पितृ, माता एवं पिता यानी पुष्प के मात्र एवं पितृ दोनों के गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। किसके अनुसार बेटा? ब्रिंक तथा कूपर के अनुसार। ये वैज्ञानिक है ब्रिंक और कूपर, इनके अनुसार भ्रूणपोष में मात्र तथा पितृ दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे संकरोज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? संकरोज कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को संकरोज कहते हैं, ठीक है, संकरोज। जब भ्रूणपोष में माता और पिता के दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इस क्रिया को भ्रूणपोष कहते हैं। तो द्विनिषेचन का ये महत्व है, ठीक है। अगली द्विनिषेचन के बाद होने वाली पुष्प में घटनाएं या द्विनिषेचन के बाद होने वाले पुष्प में परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन पुष्प में होते हैं द्विनिषेचन क्रिया के बाद, ये हम पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा, द्विनिषेचन की क्रिया के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं द्विनिषेचन क्रिया बाद? तो सबसे पहला जो परिवर्तन है वो है पुष्प अपना आकर्षण खो देता है। पुष्प अपना आकर्षण खो देता है, यानी पुष्प का आकर्षण जो होता है, उसकी सुगंध, उसके रंग सब समाप्त हो जाते हैं। पुष्प के दल पुंज
कौमा ब्राहादल पुंज और सहायक कोशिकाएं, सहायक पत्रिकाएं या सहायक पत्र सूख कर गिर जाते हैं, ठीक है। ये सूख कर गिर जाते हैं। पुष्प के जो दलपुंज होते हैं, ब्राहदलपुंज होते हैं, वो सूख कर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। पुंकेसर भी सूख के गिर जाते हैं। पुंकेसर सूख कर गिर जाते हैं। और पुष्प का अंडाशय जो होता है, पुष्प का अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। अंडाशय भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये परिवर्तन होते हैं पुष्प में ये परिवर्तन होते हैं निषेचन की क्रिया के बाद, द्विनिषेचन क्रिया के बाद। पुष्प अपना आकर्षण खो देता है। जितनी भी उसके पुष्प के भाग होते हैं वो सूख कर गिर जाते हैं और अंडाशय भित्ति फल भित्ति में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। अगले वीडियो के